हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 के पाठ 1 भाषा विचार हिंदी भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। और दूसरे की मन की बात को कैसे जानेंगे? उनकी मन की बातों को हम लोग सुनकर जानेंगे, है ना। आइए देखते इसकी परिभाषा जानें। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जब हम बोलकर अपनी मन की भाव को व्यक्त करते हैं और दूसरा उसे कैसे समझेगा? सुनकर हमारी मन की बातों को समझेंगे। आइए हम उसकी परिभाषा जानें। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, वह मौखिक भाषा कहलाता है। उसके उदाहरण क्या है? टेलीफोन, भाषण, नाटक। टेलीफोन में जब हम बात करते हैं तो दूसरा आदमी सुनकर समझता है। भाषण, जब कोई नेता भाषण देता है तो श्रोता उसे सुनकर समझते हैं। और नाटक में भी वैसे ही होता है। नाटक जब उसमें बोला जाता है और सभी सुनकर समझते हैं। और भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा यानी जब हम लिखकर अपने मन की बातों को व्यक्त करते हैं और दूसरे व्यक्ति उससे कैसे समझेंगे? पढ़कर हमारी मन की बातों को समझेंगे। आइए इसकी परिभाषा जानें। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, इसे लिखित भाषा कहते हैं। और उसका उदाहरण है पत्र, लेख, पत्रिका आदि। पत्र के जरिए जब हम पत्र लिखते हैं तो जो हमें पत्र लिखते हैं हमारे रिश्तेदार, हम उनकी मन की बातों को कैसे जानेंगे? उस पत्र को पढ़कर। लेख, किसी चीज़ के बारे में जब लेख लिखा जाता है तो उसको हम पढ़कर जानेंगे कि ये क्या कहा जाए। पत्रिका यानी मैगजीन वगैरह में भी जो कुछ लिखा जाता है उसे हम लोग पढ़कर समझते हैं। इशारों से किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। इशारों के जरिए हम उसे बात करते हैं, है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं सांकेतिक भाषा। आइए क्या है इसकी परिभाषा? जब संकेतों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, यानी जब ट्रैफिक पे जो पुलिस खड़े होते हैं वो अपने इशारे के जरिए, यानी ऐसे रुको, है ना, ऐसे इशारे के जरिए ये बात करता है कि रुक जाओ, अभी नहीं जाना है। फिर है मुख बधिर व्यक्तियों के लिए वार्तालाप। मुख यानी जो गूंगे होते हैं, जो बोल नहीं सकते। बधिर यानी जो सुन नहीं सकते हैं। उनके लिए भी आप लोग जो समाचार टेलीविज़न वगैरह में देखते होंगे कि इशारों के जरिए, हाथों के जरिए वो लोग समाचार को पत्र है, और जो वो बोल नहीं सकते हैं, वह सुन नहीं सकते, वो लोग उसे हाथ के इशारों के जरिए ही समझते हैं। उसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा के द्वारा हम लोग हर बात को नहीं समझा सकते, हर बात को नहीं कह सकते। हमारी जो मन की बात है वो हर एक बात को समझाना संकेत या इशारे के जरिए मुमकिन नहीं है। इसलिए इसे व्याकरण में इसका अध्ययन नहीं किया गया है। तो भाषा के बारे में कुछ और जानें। अब हम आगे बढ़ते हैं मातृभाषा की ओर। मातृभाषा वह भाषा है जब बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है तो उसकी मातृभाषा होती है, क्योंकि वह उस परिवार के जो सदस्य हैं, जो भाषा बोलते हैं, वही वो पहले सीखता है, तो वह उसकी क्या हो गई? मातृभाषा। जैसे अगर कोई बच्चा पंजाबी परिवार में जन्मा है तो उस घर के जो सदस्य हैं वो पंजाबी बोलेंगे, तो पहले बच्चा क्या सीखेगा? पंजाबी भाषा।
तो वो पंजाबी भाषा जो है वो उसकी कौन सी भाषा हो गई? मातृभाषा। अगर हिंदी भाषी परिवार में कोई बच्चा जन्मा है तो उस घर के सदस्य हिंदी बोलेंगे तो बच्चा सबसे पहले हिंदी सीखेगा, तो वो उस बच्चे के लिए वो मातृभाषा क्या हो गई? हिंदी भाषा। आइए उसकी परिभाषा जाने क्या है। वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से अपनाता वो सीखता है, वो क्या कहलाता है? वह मातृभाषा कहलाती है। उदाहरण के तौर पर बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सदस्य द्वारा बोली जाने वाली भाषा वह सीखता है, यही उसकी क्या हो गई? मातृभाषा। अब उसके बाद है आगे राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है ना। जिससे हमारे भारत देश में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? ज़्यादातर हिंदी भाषा का। तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या हो गई? हिंदी। यह हिंदी भाषा जो है हमारे देश में 70 से 75% इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी 70 से 75% तक लोग इसका उपयोग करते हैं। जैसे इसकी परिभाषा क्या है देखिए, वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी हो गई, अमेरिका का अंग्रेजी, जापान का जापानी, चीन का चीनी। इस तरह हर देश का अपने अपने राष्ट्रीय भाषा होती है। रूस का रूसी। इस तरह का हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है राजभाषा। राजभाषा यानी जो हम कार्यालयों में यानी ऑफिस वगैरह में इसका उपयोग करते हैं, वो हो गई राजभाषा। राजभाषा वह भाषा जो देश के कार्यालय व राजकाज के काम में प्रयोग की जाती है। राजभाषा वो क्या कहलाती है? राजभाषा। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, यानी यहाँ भारत में यहाँ के कार्यालयों में कामकाज के लिए ज़्यादातर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमारे जो देश है भारत देश, इसकी राजभाषा क्या हो गई? हिंदी और अंग्रेजी। उसी तरह अमेरिका की राजभाषा क्या हो गई? अंग्रेजी। मानव भाषा के बारे में। मानव भाषा यानी भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है, तो वो होता है मानव भाषा। देखिए इसके बारे में परिभाषा क्या कहता है। विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानव भाषा कहलाती है ना। यानी भाषा में किसी भी वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं और विद्वानों द्वारा किसी एक रूप को अगर मान्यता दे दी जाती है तो उस रूप का हम प्रयोग कर सकते हैं और वही मानव भाषा कहलाती है ना। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे गई ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मानक रूप इस य में जो बड़ी ई है वो दीर्घई इस रूप में लिख सकते हैं। खंड, खंड को हम लोग अब इस खंड के रूप में लिख सकते हैं, मानक रूप। शुद्ध, शुद्ध पहले देखिए यहाँ पे द के नीचे ही ध, अब उस तरह को हम लोग अलग अलग तरीके से शुद्ध द में हलन करके उसके बाद ध, यानी ग और घ को अलग अलग लिखिए। द को हलन कर दे यानी द क्या है? आधार है ना, इसके साथ स्वर नहीं है। इस तरह से हम लोग लिखे और ये हो गया मानक रूप। अब देखिए झ, झ पहले इस तरह से लिखा जाता था, अब हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया मानक रूप, ठीक है। अब ये ख देखिए, ख को आप हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ये हो गया आपका मानक रूप। ये हम लोग भाषा के बारे में जो विचार कर रहे थे, भाषा के बारे में आप लोगों ने जाना और इसे आप लोग कॉपी में भी कर सकते हैं। करी